जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना नागरिकता का पार्ट 2 संविधान के जो नागरिकता है उसका भाग 2 हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला भाग हमने तैयार किया था। तो पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था कि संविधान में नागरिकता प्राप्त करने के जो प्रावधान हैं वो क्या क्या हैं। आज हम देखते हैं कि संविधान में जो नागरिकता को समाप्त करने के अधिकार हैं या नागरिकता को समाप्त करने के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने संविधान की नागरिकता के बारे में बात की थी और नागरिकता से संबंधित हमने अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 को हमने जाना था। आज हम जानते हैं अनुच्छेद 9, 10 और 11 के बारे में। चलिए, और इसके साथ साथ हम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिटीजनशिप इन इंडिया। तो सिटीजनशिप इन इंडिया, इसमें हम देखेंगे आज आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11, इन तीनों आर्टिकल्स के बारे में हम समझते हैं। तो आर्टिकल 9 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 9 में दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता त्यागता है या छोड़ता है, ठीक है, तो भारत की नागरिकता अगर त्यागता है या छोड़ देता है तो वो आर्टिकल 9 के अंडर में आती है। मतलब अपने कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है, ठीक है। तो पहला जो कंडीशन है वो नागरिकता छोड़ने का क्या है कि कोई भी अपनी इच्छा से छोड़े। अब उसमें इच्छा में मीन्स एक दूसरा तरीका ये भी आ जाता है कि यदि वह किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, किसी दूसरे देश की नागरिक बन जाता है, तो भारत की उसकी नागरिकता अपने आप ही खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रावधान भी इसी में आता है। तो ये क्या है? अनुच्छेद 9। दूसरा अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है कि संसद यदि कोई ऐसा कानून बनाए जिससे नागरिकता समाप्त हो सके, नागरिकता समाप्त की जा सके, ठीक है। तो संसद ऐसा कोई भी कानून बना सकती है। तो यहाँ पे संसद को एक ये शक्ति दी है कि संसद किसी भी समय अगर किसी की नागरिकता को समाप्त करना है तो उससे संबंधित कोई कानून बना सकती है। तो ऐसा कोई संसद अगर कोई भी कानून बना दे एट अ टाइम, मान लो कोई ऐसा कानून पहले से नहीं है लेकिन एट अ टाइम बना दिया गया किसी की नागरिकता को खत्म करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। और आर्टिकल 11 क्या कहता है कि संसद को अधिकार है, किस चीज का अधिकार है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए, नागरिकता प्राप्ति व समाप्ति के लिए कानून बनाने का, ठीक है। तो मतलब संसद को अधिकार दे रखा है कि नागरिकता के संबंध में कोई मतलब नागरिकता प्राप्त करनी हो या नागरिकता छोड़नी हो, किसी को समाप्त करनी हो, तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? संसद बनाती है। तो देखो इसमें और इसमें बस छोटा सा ये फर्क है कि यहाँ पे संसद जब चाहे वो कानून बना सकती है, मतलब कोई ऐसा कानून बना दे जिससे नागरिकता खत्म हो सकती है, तो वो एक तरीका है कि नागरिकता खत्म करने का। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल 11 में क्या है? इसमें नागरिकता खत्म करने के लिए और प्राप्त करने के लिए, दोनों चीजों के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। और ये जो सब अभी हमने पढ़े हैं और पिछली क्लास में जो हमने आर्टिकल 5,
6, 7 एंड 8, ये 4 आर्टिकल वहां पे पढ़े, ये चारों आर्टिकल और ये तीनों। तो अभी तक जो भी हमने चीजें पढ़ी वो सब किसके आधार पे हैं? ये सब चीजें किसके आधार पे थी? 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय ये चीजें निर्धारित की गई थी कि किस तरह से संविधान में नागरिकता दी जाएगी और किस तरह से संविधान में नागरिकता खत्म की जा सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि 1955 में 1955 में सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता अधिनियम बनाया गया और उस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत कुछ चीजों में बदलाव किए गए, नागरिकता समाप्त करना और नागरिकता छोड़ना। तो उन चीजों को फिर नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कैसे कैसे रखा गया था। तो अब हम चलिए इसको समझते हैं कि नागरिकता अधिनियम क्या है और उसके अंदर नागरिकता प्राप्त करने के क्या प्रावधान है और नागरिकता को खत्म करने के क्या प्रावधान है। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है? नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें नागरिकता अगर प्राप्ति की बात करें, नागरिकता प्राप्ति, तो नागरिकता प्राप्ति के लिए यहाँ पे जो प्रावधान, जो 4 प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं, मतलब 4 तरीके दिए हैं जिससे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पे आर्टिकल को भूल जाइए क्योंकि आर्टिकल के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, आर्टिकल सिर्फ वहीं पे हैं। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो 4 नियम दिए गए हैं या 4 तरीके दिए गए हैं जिसके अंतर्गत नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो वो 4 तरीके कौन कौन से हैं? पहला तरीका है जन्म से, ठीक है। जन्म से, जन्म से का मतलब क्या है कि जिसको नागरिकता देनी है उसका जन्म या फिर उसके माता पिता में से कोई एक या फिर उसके दादा दादी, मतलब उसके किसी भी पूर्वज में से या किसी भी उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर भारत में जन्मा है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की, ठीक है। तो ये जन्म के आधार पे हुआ, मतलब अकॉर्डिंग टू बर्थ। ठीक है, लेकिन देखिए पहले क्या था, पहले जब ये 1955 का अधिनियम बनाया था तो पहले जो प्रावधान था वहां पे सिर्फ ये रखा गया था कि जन्म के आधार पे माता या पिता दोनों में से कोई एक होना अनिवार्य है। बाद में इसको फिर जब इस चीज का कुछ साइड इफेक्ट देखा गया तो बाद में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और उस बदलाव में ये किया गया कि मतलब पिता जो है वो भारतीय होना चाहिए और माता अदर हो सकती है, ठीक है, लेकिन पिता भारतीय नहीं, मतलब बाहर का नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें बाद में 1986 में इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके ये इसमें रख दिया गया कि माता या पिता दोनों में से कोई भी एक जो है वो भारतीय हो सकता है, लेकिन बशर्ते एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी गई कि उनमें से कोई भी जो दूसरा, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति वो बाहरी व्यक्ति है वो क्या है, वो या तो शत्रु देश एनिमी कंट्री का ना हो और या फिर वो एक अवैध प्रवासी ना हो, इलीगल माइग्रेंट्स ना हो। तो उसकी सारी छानबीन सब चीज़ें होने के बाद ही तब आपको जन्म के आधार पर नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। दूसरा जो प्रोविजन है, दूसरा प्रोविजन था वंश के आधार पे, वंश के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अकॉर्डिंग टू जनरेशन, वंश के आधार पे, ठीक है। तो वंश के आधार पे जो डिसाइड किया गया वो क्या डिसाइड किया, तो इसमें ये दिया गया कि यहाँ पे एक डेट रखी गई कि 10 दिसंबर 1992 में, सॉरी 1993 में एक अमेंडमेंट, हाँ यहाँ पे 1992 में ही एक अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर, और वहाँ पे वंश के आधार पे उसमें थोड़ा सा बदलाव ये किया गया कि जो मतलब भारत में जो जन्मा बच्चा है, भारत में जन्मा बच्चा जो है उसके पिता भारतीय होने अनिवार्य हैं, पिता भारतीय हों,
ठीक है, पिता का भारतीय होना जरूरी बताया गया, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर दिया कि माता या पिता कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, तो भी नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा जो था, तीसरा प्रावधान क्या है, तीसरा प्रावधान बता दिया पंजीकरण द्वारा, तो तीसरे प्रावधान में पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रावधान ये रखा गया था कि रजिस्ट्रेशन कराएं, भारत के अंदर पहले रजिस्ट्रेशन किया जाए और रजिस्ट्रेशन करके लगातार 7 वर्ष तक, कंटिन्यूअसली 7 ईयर तक इंडिया में रहना अनिवार्य कर दिया गया। चौथा क्या था, प्राकृतिक रूप से यानी कि नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, या फिर इट मीन्स किसी बाहरी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया जाए, या फिर देशीकरण इसको बोला गया, देशीकरण, ठीक है। देशीकरण मतलब किसी भी दूसरे ऐसे क्षेत्र को अपने राज्य में मिला लिया जाए जो बाहरी क्षेत्र है, ठीक है। मान लीजिए कल को अगर हम जम्मू कश्मीर में जो पीओके वाला क्षेत्र है, उस पीओके वाले क्षेत्र को भारत में शामिल कर लेते हैं, तो उस जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र के जो लोग हैं, उसमें रहने वाले जो नागरिक हैं वहाँ के, तो वो नेचुरली एक तरीके से उसका देशीकरण, हम नेशनलाइजेशन कर देंगे। तो उसका जब देशीकरण करेंगे तो वहाँ के रहने वाले लोगों को हमें भारत की नागरिकता देनी होगी, वहाँ के लोगों को अपने आप ही भारत की नागरिकता मिल जाती है, ठीक है। या फिर दूसरा, मान लीजिए कोई हिस्सा, किसी देश का कोई दूसरा हिस्सा ब्रेक हुआ, उस क्षेत्र से टूट जाता है और टूट के फ्लो करते हुए भारत में जुड़ जाता है, ठीक है। तो भारत में जुड़ने के बाद उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अफ्रीका है, तो अफ्रीका का कुछ हिस्सा कुछ आने वाले ईयर्स में वहाँ से ब्रेक होने की संभावना है। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो कि अफ्रीका से टूट के अलग हुआ था। तो अफ्रीका से टूट के ब्रेक होके अलग होके जब ये भारत में शामिल हुआ, तो अभी भी अफ्रीका का जो एरिया था, अफ्रीका के जो एरिया हैं, तो उस एरिया से पॉसिबल है कि यहाँ पे एक इस तरह की वैली वहाँ पे क्रिएट हो रही है, तो जिसके थ्रू ऐसा पॉसिबल माना जा रहा है कि कुछ ईयर्स के बाद, 100 ईयर्स में कितने में होगा वो तो के बोल नहीं सकते, तो कुछ साल में यहाँ से ये हिस्सा जो है ये ब्रेक होगा और इससे अफ्रीका से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका से अलग होके अब ये ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में आके जुड़ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कहीं और चला जाए। तो मान लो अगर ये यहाँ पे इंडिया में जुड़ा, तो यहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं उन लोगों को नागरिकता कहाँ की मिलेगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। किसके बेसिस पे, इस बेसिस पे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा जो इसके अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के जो अधिनियम दिए गए थे। अब इसमें हम समझते हैं कि इसमें कुछ संशोधनों की बात की गई है। चलिए, तो अब हम देखते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक हमारा नागरिकता वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अगला टॉपिक हम अपना अगली वीडियो में शुरू करेंगे। अगला वीडियो हमारा आने वाला है मौलिक अधिकारों से संबंधित। इससे अगला जो है संविधान का भाग 3, उस भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो उनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, हमने नागरिकता को ख़त्म कर दिया। अब इसमें जो नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके बारे में हमने बताया, लेकिन अभी 2019 में आप देखेंगे, 2019 में नागरिकता अधिनियम को लेके कुछ आंदोलन चला हुआ था जो कि CAA को लेकर था। तो CAA क्या है, या CAA की फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि इसी एक्ट के अंदर कुछ संशोधन किया गया था। तो CAA पर बात करने के लिए, CAA के बारे में जानना है, तो उसके लिए कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको CAA के बारे में कितनी जानकारी की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो हम CAA और NRC पे एक वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख के आप बताइए। तो तब तक के लिए कमेंट करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।
चलिए, आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।